दोस्तों, आज हम ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे, सेक्टोरल फंड्स के बारे में। और अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो इन्होंने 5 साल के अंदर 30% के CAGR से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स की अगर मैं बात कर पाऊँ और देख पाऊँ तो 25 से 27% ये किसी भी स्मॉल कैप और मिड कैप से भी ज़्यादा है। तो सेक्टोरल फंड्स के अंदर ये पावर तो होती है, लेकिन सही सेक्टर ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 के शुरू में मैंने एक वीडियो बनाई थी और हमने बोला था कि इन सेक्टर्स में आप पैसा डाल सकते हो, और अब उन सेक्टर्स पे वापस नज़र डालेंगे, उन 4 फंड्स पे जो मैंने 2025 के शुरू में बताए थे। ठीक है, होपफुली आप समझ गए। और यहाँ पे वीडियो के अंदर चलते हैं बिना डिले करे और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में पैसा बना है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो लॉन्ग रन में तो ये पीछे रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में 20% आराम से बना है। तो मतलब 20% मतलब मल्टी कैप के अंदर बना है, बाकी सब के अंदर बना है, लेकिन इनके अंदर नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सबको बीट करता हुआ गया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ये साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लास्ट 6 मंथ सबसे ख़राब रहे। कुछ ज़्यादा कुछ बना नहीं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये नंबर 1 है। अब आप कहोगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे फिर भी लगता है नंबर 1 है। उसके हिसाब से सेकंड नंबर पे मैं किसको रखना चाहूँगा, फाइनेंशियल सर्विसेज को। इनको वैसे टॉप पे रखना चाहिए, लेकिन सेकंड पे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक मेजर रीज़न है, वो भी मैं बताऊँगा वीडियो में। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी आप रख सकते हैं तीसरे पे और फार्मा रख सकते हैं आप चौथे पे। ये 4 सेक्टर हैं और चारों के चारों अगर आप ऐड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि देखो यार, हमें बैलेंस चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में कौन सा सेक्टर नहीं है, अगर मैं सेक्टर्स ऐड कर लूँगा सारे के सारे, तो पहली बात तो ये सारे लार्ज कैप के होते हैं और इनके अंदर 4 4 मतलब आप लार्ज कैप भर दोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। बस अलग अलग सेक्टर से आपके पास पैसा आता रहेगा, किसी में रिटर्न बनेगा किसी में नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा वो सेक्टर ढूंढने हैं जो हमें विनिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात, कि जिन लोगों को लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है और मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, या नहीं भी करते आप मुझ पर ट्रस्ट, तो एक कॉल बन सकती है इस नंबर पर। आप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे और हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आप हमारा लाइसेंस चेक कर सकते हैं। ट्रस्ट के लिए और बातें हो सकती हैं और आप देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हम कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपसे कुछ सवाल पहले पूछना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या ये सर्विसेज आपके लिए काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। तो मैं तो बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, और एक कॉल में क्या जा रहा है, जहाँ पे आपको लगे कि यार 3 मिनट बात हो गई, अब नहीं मुझे समझ आ रही सर्विसेज, ठीक है सर, ओके बाय, बस बात ख़त्म हो गई। हमें कौन सा मतलब ऐसा उन लोगों से बहुत ज़्यादा बात करना है जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग उस तरफ ज़्यादा जाएंगे जो लोग समझना चाहते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोग समझना चाहते हैं, सिर्फ समझना चाहते हैं, सर्विसेज लेना या ना लेना बात की बात है, तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़ है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब वीडियो में अंदर चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन 11% है, तो ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन है, और साथ में इंफ्रा का बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बीटा की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त बीटा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन हाँ, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ अल्फ़ा मुझे थोड़ा सा डाउन दिखता है। अब टेक के अंदर अल्फ़ा सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे इसके पास है, थर्ड नंबर पे इसके पास है, और फोर्थ नंबर पे फार्मा के पास है। ठीक है, फार्मा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव है, फार्मा बीटा के हिसाब से सबसे एग्रेसिव है। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो रेशोज़ कुल मिला के ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के और SBI फाइनेंशियल के, और अगर मैं फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी बोलूँ तो इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं। थोड़े से ख़राब फार्मा वाले के हैं, और इसलिए इसको फोर्थ पे भी वैसे भी शुरू में भी रखा गया था। अब यहाँ चीज़ देखना, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है और वीडियो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है का मतलब क्या है, कि सबसे बड़ी चीज़ कि हम क्यों किसी को ज़्यादा अच्छा और किसी को कम अच्छा बोल रहे हैं। जब हम किसी एक सेक्टर के अंदर पूरी बेट लगा देते हैं ना, तो हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो सेक्टोरल फंड इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि FD जितना भी रिटर्न नहीं देंगे फिर तो हमें। तो ये चीज़ इंफ्रा में नहीं होती। क्यों? इंफ्रा में ना आपके पास अलग अलग सेक्टर है। इंफ्रा एक तरह से एक प्रॉपर खुद में छोटे छोटे सेक्टर लेके बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं बैंकिंग और फाइनेंस में जाऊँ तो फाइनेंशियल एक सीधा सीधा एक सेक्टर अलग से आ जाता है। इसके अंदर ही 78% पैसा है कि बैंक और सारी जो कंपनीज़ हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड वो इसके अंदर आ जाती हैं।
आईसीएफ फार्मा के अंदर तो भाई 93% हेल्थ केयर के अंदर ही आ जाती हैं सारी कंपनियां जो भी हैं, जैसे सिप्ला हो गई और डॉक्टर रेड्डी हो गया, या डिवीज लैब हो गई, औरबिंदो फार्मा हो गई, ये सारी की सारी एक ही के अंदर आ जाती हैं। तो रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऊपर इसलिए हमने इसका बीटा बहुत ज़्यादा हाई देखा था और रिटर्न सबसे बेकार देखे थे, क्योंकि जब आप एक के अंदर इतना ज़्यादा घुस जाओगे तो आपको नुकसान देगा ही देगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में 50%। तो टॉप के जो फंड्स हैं, जो टॉप का सेक्टर है या सब सेक्टर है, उसके पास कितना पैसा है ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेफ खेल रहे हो। सेक्टर में जाने के बावजूद आप किसी के अंदर 25% से ज़्यादा नहीं डाल रहे। कंस्ट्रक्शन में 20 है, एनर्जी में इतना है, और फाइनेंशियल के अंदर भी 15 मिल रहा है आपको। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है आईसीआईसी या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। और मैंने वीडियो के जब मैंने इस साल के शुरू में भी बताया था कि मैंने कहा ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है, लास्ट 3 ईयर्स में रहा है और रह सकता है। अब ये भी वन ऑफ द बेस्ट है, इसको मैं नंबर 1 बोल देता, लेकिन नंबर 2 क्यों रखा हमने इसको? क्योंकि ये आपको इंफ्रा से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आप फाइनेंस अलग से लो या ना लो, आपके पास 20 से 25% ऑलरेडी फाइनेंस होगा, ये लेके आप अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस बिगाड़ लोगे। तो इसलिए इसको अवॉइड कर सकते हो। टेक में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो 2 सेक्टर अगर लेने हो तो फार्मा का रिस्क ले सकते हो 10% का, इंफ्रा का 20% तक का, और 10% फ्रैंकलिन टेक का। या इसके अंदर कोई भी आपको, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर यही फंड लेने हैं आपको, आप इस सेक्टर्स में और कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं कोटक की बात करूं तो कोटक ने भी, अगर मैं कोटक को भी कंपेयर करूं तो कोटक ने भी लास्ट 5 ईयर्स में कुछ खराब रिटर्न्स नहीं दिए हैं। 26%, लास्ट 3 ईयर्स में भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले समय में भी दे सकता है। और कोटक इसलिए आपको अलग से बता रहा हूं क्योंकि कोटक भी यही स्ट्रेटजीज काफ़ी अच्छे तरीके से अपनाता है। और आप ये देख सकते हो कोटक के पास ऑटोमोबाइल है, तो इंफ्रा में ऑटोमोबाइल भी आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि टॉप 3 में ये थोड़ा सा कुछ अलग कर रहा है। तो अलग फ्लेवर चाहिए इंफ्रा के अंदर तो कोटक में जा सकते हो, थोड़ा सा बिल्कुल ही सिक्योर खेलना है, उतना रिस्क नहीं लेना है, तो आईसीआईसी का बहुत बढ़िया रह सकता है मेरे हिसाब से। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।